फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल देखो, एंटी वेस्ट कोलिशन इज गेटिंग कंसोलिडेटेड दैट रिमाइंड्स कोल्ड वार एरा। देखो हो क्या रहा है अभी, एंटी वेस्ट यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के विरोध में एक दूसरा ब्लॉक खड़ा हो रहा है और उसमें जो नेतृत्व जो कर रहा है वो चाइना है, समझे। क्योंकि हम जानते हैं ना कि दुनिया में जो दो सबसे पावरफुल कंट्री है वो कौन है, यूएसए एंड चाइना है। और हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर और अभी रसिया कह सकते हो, ये लॉन्ग राइवलरी रहा है कोल्ड वॉर के टाइम में, करेक्ट। अभी देखो रिसेंट रिपोर्ट ये है विद्यार्थी लोग कि जो रसिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन 24 साल में 24 ईयर्स में फर्स्ट विजिट किया है नॉर्थ कोरिया में। ये सिग्निफिकेंट चीज़ है क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्या है, टोटलियन गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है, डिक्टेटरशिप है। उसके दादाजी रूल कर रहे थे, उसके फिर फादर रूल किया और अभी खुद वो रूल कर रहा है, किम जोंग, समझ लो ना। तो अब ऐसे वक्त में रसिया का प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया में जाना, चाइना का सपोर्ट रसिया को होना, ये साफ साफ दिखाता है कि एक ब्लॉक बन रहा है और ये ब्लॉक कंसोलिडेट हो रहा है। दूसरी बात देखो, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा यूएस के तरफ से और ईरान और चाइना का बहुत अच्छा ट्रेड भी हो रहा है, देख रहे हो ना। हाँ, बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है चाइना और ईरान के बीच में। और अभी न्यूज़ ये है स्टूडेंट कि रसिया ने कुछ ड्रोन्स भी मंगवाया है ईरान से। तो ये साफ साफ संकेत है कि कहीं कोल्ड वॉर वाला पीरियड फिर से शुरू ना हो जाए वर्ल्ड में। कोल्ड वॉर का समय देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1991 तक गया था, जहाँ पे यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया था 1991 में इनटू रसिया और एंड सेवरल कंट्रीज। तो ये एरा अच्छी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही सफ़र करेगा, क्योंकि या तो इस ब्लॉक में या तो उस ब्लॉक में, आप बीच में रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो दुनिया विटनेस कर रहा है एंटी वेस्ट कोलिशंस को लेके। चलो फर्स्ट पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूरा इंटरनेशनल रिलेशन है स्टूडेंट, समझने में बहुत मज़ा आ जाएगा कि एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ क्या हो और किस तरह कोलिशन स्ट्रेंथन हो रहा है। दूसरा टॉपिक देखो, वर्ल्ड बैंक का भी एक रिपोर्ट आया है, 250,000 यानी कि 2.5 लाख 2.5 लाख जो डेमोक्रेसी यानी कि 2.5 लाख जो विलेज पंचायत है भारत में, स्थिति खराब है। फंक्शन हो, फंक्शनरीज हो, इन लोग का या फंड हो, 3F फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, तीनों ही गड़बड़ है। देखते हो ग्राम पंचायत, शुरू से एंशिएंट इंडिया से ग्राम पंचायत कॉन्सेप्ट चल रहा था, ब्रिटिश आया गड़बड़ कर दिया, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम फिर उस चीज़ को अडॉप्ट किए, मगर ठीक से गया नहीं। इसके लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए 1992 में। उसके बावजूद भी जो होना चाहिए था ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत है ना, जिला परिषद, इसका जो उत्थान जो होना चाहिए था, जो ऑटोनॉमी मिलना चाहिए था काम के लिए, वो नहीं मिल पाया। तो कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। और ये जो 3F है, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, उसको कैसे ठीक करें, बात समझे। एंड लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग विटनेस कर रहे हैं, क्या अब वो समय नहीं आ चुका है क्या कि जहाँ पे हीट वेव को भी एक नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में घोषित किया जाए। क्योंकि अभी देखोगे जो नेशनल डिजास्टर जो एक्ट है आपका, उसके अंतर्गत देखोगे तो केवल 12 ही तुम्हारा जो इवेंट है उसको हम बोलते हैं डिजास्टर। तो एक्सपर्ट लोग अब डिबेट कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हीट वेव्स, जानो नॉर्थ इंडिया पूरा हीट वेव का सामना कर रहा है और लंबा रहा है इस समय हीट वेव। तो क्या समय आ चुका है क्या हीट वेव्स को भी एक नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में घोषित करने का? तो क्या ओपिनियन है सरकार का, क्या ओपिनियन है एक्सपर्ट का, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या प्रोविज़न है, क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, क्या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, क्या स्टेट रिस्पांस फंड है, वो सभी चीज़ हम लोग समझेंगे। बहुत सुंदर ये एडिटोरियल है, समझ में आ गया ना। सो लेट्स बिगिन द एडिटोरियल्स। एंटी वेस्ट कोलिशन इज गेटिंग कंसोलिडेटेड दैट रिमाइंड्स कोल्ड वॉर एरा। यूपीएससी का सिलेबस देखो, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मामला समझो हो क्या रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन
आफ्टर अ लॉन्ग गैप 24 ईयर्स। अब व्लादिमीर पुतिन शासन में आया कब था? 2000 में आया था, ठीक है। उसका जानते हो अभी एक तरह से डिक्टेटर है वो, 24 साल से रसिया को रूल कर रहा है ये आदमी, और पहली बार वो विजिट करने के लिए गया है नॉर्थ कोरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक संकेत है कि नॉर्थ कोरिया और रसिया के बीच में कोई बढ़िया रिलेशन नहीं रहा होगा अभी प्रेजेंट टाइम में, तभी तो इतना समय लग गया वहाँ जाने के लिए। बस शुरुआत में देखो तो शुरुआत में स्टार्टिंग में आफ्टर कह सकते हो 1947 के बाद 48 में बना है तुम्हारा ये नॉर्थ कोरिया सब। उस समय रिलेशन बहुत अच्छा था, मगर जो कोरियन वार हुआ, कोरियन वार के बाद थोड़ा रिलेशन ख़राब हो गया, समझे। कोरियन वार मतलब जहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से झगड़ रहे थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी को सपोर्ट किया जाता था, साउथ कोरिया में किसी और को सपोर्ट किया जा रहा था। तो फाइनली क्या हुआ कि दोनों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। सीज फायर समझते हो ना कि हाँ, कि तुम अपने स्टेटस को मेंटेन करो, तुम अपने जगह रहो, हम अपने जगह रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, मतलब कुछ बदमाशी नहीं करेंगे। तो 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, वही क्या है तुम्हारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बाउंड्री है, उसी को हम बोलते हैं डीमिलिटराइज जोन, ठीक है। तो 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज डीमिलिटराइज जोन एंड दैट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। हम जानते हैं साउथ कोरिया तो बहुत अच्छा कंट्री है, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बेटर है उसमें, है ना, डेमोक्रेसी है वो, हमेशा सपोर्ट मिलता है यूएस का उसको, जापान का भी सपोर्ट, क्योंकि जापान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बात समझो, तो ये तो नेचुरली अलाई बनेगा ही इधर, समझ पा रहे हो ना। और अभी जिस हिसाब से देखो, अभी जस्ट न्यूज़ हम लोग देखे थे कुछ दिन पहले कि साउथ कोरिया ने क्या किया, बोला कि अब हम पहले वाला जो ट्रीटी किए थे उसको हम बैक कर रहे हैं, यानी कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई डिफेंस, बोले थे ना, क्योंकि उसको नॉर्थ कोरिया पे भरोसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया आए दिन तुम न्यूक्लियर परीक्षण कर देता है वहाँ पे, आखिर उसको न्यूक्लियर वेपन्स मिला कहाँ से? तो यही चाइना और रसिया से ही मिला है उसको, समझ पा रहे हो ना। और जितना भी भोजन का चीज़ है, खाने का चीज़ है, फूड आइटम्स, मेडिसिन सब 80 to 90% सब चाइना से जाता है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी है। उसके बाद भी नॉर्थ कोरिया सर्वाइव करा, इसका मतलब पीछे कोई कंट्री का बहुत बड़ा बैकअप है, और वो चाइना है। हाँ, क्लोज्ड इकोनॉमी, पूरा इंटरनेशनल मार्केट से नहीं खुला है ना, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। और उसके क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या कि आपका ट्रेड नहीं होना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। अरे उसके अंदर क्या हो रहा है नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी को पता भी नहीं है। वहाँ पे सब्जेक्ट्स ही कहो एक तरह से, क्योंकि डिक्टेटर है वो, प्रजाई एक तरह से लोग वहाँ के, बहुत ही बुरा स्थिति करके रखा है किम जोंग ने, समझ पा रहे हो ना। तो ये ब्लॉक बन रहा है, एक ऐसा ब्लॉक जो कि वेस्ट का विरोध करता है, और ये ब्लॉक और दिन प्रतिदिन और मजबूत होते चला जा रहा है। तो यदि ऐसा होगा और दिन प्रतिदिन सच में और मजबूत होते चला जाए, तो इसका मतलब क्या कि दो पावर ब्लॉक फिर क्रिएट हो जाएगा, जस्ट लाइक कोल्ड वॉर पीरियड। देखो, व्लादिमीर पुतिन ने कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील किया नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में, समझ गए। दो कंट्री ने बोला कि ठीक है, हम अपना सिक्योरिटी टाइज को और स्ट्रेंथन करेंगे, जो हमारा सिक्योरिटी टाइज है। हाँ, सिक्योरिटी टाइज समझते हो ना, जो भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ है, जैसे मान लो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी तुम्हारा वेपन्स हो गया, एम्यूनिशंस हो गया, वो और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया शेयर्स 100 किलोमीटर बाउंड्री विथ रसिया के साथ 100 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ कोरिया, और चाइना के साथ तो बहुत बड़ा बाउंड्री लगता है नॉर्थ कोरिया का, समझे ना। तो नॉर्थ कोरिया अच्छा खासा बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, और थोड़ा सा बाउंड्री यानी कि 100 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री तुम्हारा रसिया के साथ भी करता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये डील अपने आप में देखो, किम जोंग ने इस डील को कहा है कि ये ब्रेक थ्रू पैक्ट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है, ठीक है, ये तकदीर बदल सकता है दोनों कंट्री का। तो रशियन प्रेसिडेंट देखो 24 ईयर्स में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, और देखो ऑफिशियल नेम देखोगे, ऑफिशियल नेम नॉर्थ कोरिया का क्या है, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK, ठीक है, ये ऑफिशियल नेम है। जैसे इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, समझे ना। तो ये ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल नेम होता ना जी। तो ये डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये ऑफिशियल नेम है नॉर्थ कोरिया का, ठीक है, जो कि बना था कब, 1948 को बना था। ये नोट्स में देखो, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, समझ गए ना। और ये 1948 में बना था, और उस समय कौन रूल कर रहा था, तो ये जो किम जोंग है उसके ग्रैंडफादर कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या हो कि ये जब से ये देश बना है, एक ही फैमिली रूल किया है इस कंट्री में, किम के ग्रैंडफादर, उसके बाद उसके फादर, और ये खुद कर रहा है। तो 3 जनरेशन देख रहे हो ना,
इस कंट्री को चला रहा है, विच इज़ नॉट गुड। यानी कि ये कंट्री पूरी तरीके से टोटालियन कंट्री है, एक आदमी का ही हुकूमत है, एक फैमिली का ही हुकूमत है, जो कि नहीं होना चाहिए अभी 21st सेंचुरी में एटलीस्ट। समझ गए? जहाँ पे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है डेमोक्रेसी का, तो ऐसे स्थिति में भी कोई कंट्री यदि टोटालियन कंट्री है तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, जो बात है। समझ गए? अब यहाँ पे देखो थोड़ा USSR यानी कि उस समय का जो रसा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, रसा तो बाद में ना बना जी, 1991 में ना बना, जब डिसइंटीग्रेट हो गया। और उस समय रसिया का जो प्रेसिडेंट था, USSR का जो प्रेसिडेंट है गोर्बाचोव, उसके वजह से ना ये टूटा है। तो USSR ने उस समय देखो जो कोरियन वार हुआ था तो उस समय नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया था, और उस समय चाइना के साथ इसका तलखी बढ़ा था, रसिया और चाइना। देखो रसिया और चाइना एक लंबा दुश्मन रहा है, मगर परिस्थिति ऐसा चीज़ है कि दुश्मन को फिर दोस्त भी बना देता है। बात समझो अच्छे से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 1948 में नॉर्थ कोरिया का जन्म हुआ, तो उस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो भूमिका अदा किया था वो USSR ने किया था, यानी कि अभी का रसिया ने किया था। बात समझे? तो कोरियन वार, जब कोरियन वार हुआ यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जब वार हुआ, तो उस समय भी USSR ने किसको सपोर्ट किया था? नॉर्थ कोरिया को ही सपोर्ट किया था। और कहीं ना कहीं ये कोरियन वार के वजह से रसिया और चाइना का रिलेशन, यानी कि उस समय का USSR और चाइना का रिलेशन खराब हो गया था। तो लंबा समय तक रिलेशन खराब रहा है दोनों का। अभी का स्थिति ऐसा है कि यदि वेस्ट को वो करना है, डिफेंड करना है, तो चाइना और रसिया को एक साथ आना होगा, और आ ही रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना आगे है सबसे, रसिया से भी आगे है चाइना। तो समझ पा रहे हो ना कि स्थिति कैसे चेंज होता है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो देखो यहाँ पे समझो, इनिशियली शुरू में देखो अच्छा खासा रिलेशन रहा, बताया ना मैंने, नॉर्थ कोरिया और रसिया का शुरू में खूब अच्छा रिलेशन रहा। इनफैक्ट जो कोरियन जो वार हुआ 1953 में, उस समय रसिया ने सपोर्ट किया नॉर्थ कोरिया को ही, रिलेशन अच्छा रहा, मगर फिर बाद में रिलेशन खराब हो गया, समझे ना, क्योंकि USSR और चाइना के बीच में रिफ्ट आना शुरू हो गया। जैसे ही कोरियन वार ख़त्म हुआ तो दोनों के बीच में तलखी आना शुरू हो गया, रसिया और इसके बीच में, रसिया और चाइना के बीच में। अब प्लस रसिया ने क्या किया कि अपना डिप्लोमेटिक टाइज साउथ कोरिया के साथ भी रखना शुरू कर दिया, तो फिर नॉर्थ कोरिया के साथ भी रिलेशन खराब हो गया। डिप्लोमेटिक टाइप समझते हो ना कि एम्बेसडर भेज देना, दूत भेजते हैं ना, दूतावास होता है ना, एम्बेसडर, एम्बेसी। तो प्रॉब्लम कैसे हुआ कि नॉर्थ कोरिया का जब कोरियन वार ख़त्म हुआ, तो कोरियन वार एंड होते होते रसिया यानी कि उस समय का USSR, क्योंकि रसिया बना है 1991 के बाद, समझे ना, USSR और चाइना के बीच में रिलेशन खराब हो गया। एट द सेम टाइम रसिया यानी कि USSR और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी रिलेशन खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि USSR ने डिप्लोमेटिक टाइज साउथ कोरिया के साथ भी करना शुरू कर दिया। तो समझ पा रहे हो ना। अभी देखो परिस्थिति फिर अलग हो गया, अभी चाइना और रसिया एक साथ आ गया और नॉर्थ कोरिया को भी ले आया अपने फोल्ड में। तो अभी पूरा समीकरण अलग है कि नहीं है। तो सोवियत यूनियन वही USSR है ना, देखो USSR क्या किया कि जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, साउथ कोरिया, अब देखो बच्चे लोग ऑफिशियल नेम देखो, फिर पीछे जाओ, पीछे पेज जाओ, नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑफिशियल नेम, बट साउथ कोरिया का जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। आया समझ में ये बात। तो साउथ कोरिया के साथ सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो नॉर्थ कोरिया से दूर चला गया, क्योंकि साउथ कोरिया को यदि सपोर्ट कर रहा है, डिप्लोमेटिक टाइज कर रहा है, तो फिर वो नॉर्थ को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बनाने में खुद रसिया का हेल्प है, USSR का हेल्प है, मगर चूंकि इसने क्या किया कि डिप्लोमेटिक टाइप्स ही बनाना शुरू कर दिया साउथ कोरिया के साथ, तो नॉर्थ कोरिया से वो थोड़ा दूर चला गया, है ना, ये चीज़ और कंटिन्यू रहा है। ये तो बात है 2000 के बाद। 2000 में व्लादिमीर पुतिन आया, अब व्लादिमीर पुतिन ने फिर से नॉर्थ कोरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि लंबा समय तक नॉर्थ कोरिया फिर कट कर गया, क्योंकि साउथ कोरिया से डिप्लोमेटिक टाइज रखा। मगर 2000 में क्या हुआ कि व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आया और अभी तक 24 साल तक सत्ता में बना हुआ है। और अब तो हद ही हो गया कि 24 साल इतना लंबा रहने के बाद फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स वो विजिट किया है नॉर्थ कोरिया। यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने यदि 24 साल में पहली बार यदि विजिट करा, इसका मतलब मामला गंभीर है। किसी कंट्री में यदि 24 ईयर्स के बाद जाया जा रहा है, वो कंट्री अपना अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर के लिए जाना जाता है और उस कंट्री में वो जा रहा है, इसका मतलब मैटर बहुत ग्रेव है। अब मैटर दूसरे तरीके से इसको देखा जाए, इसको किस तरह देखा जाए कि जितने भी कंट्री है जो कि वेस्ट के विरोध में हो सकता है उसको कंसोलिडेट करो, ताकि बहुत अच्छा ब्लॉग बन सके।
काउंटर किया जा सके। किसको? वेस्ट को। वेस्ट का मतलब क्या है? यूरोप, लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो ये जो ट्रीटी हुआ, व्लादिमीर पुतिन गया नॉर्थ कोरिया में, तो क्या चीज़ से रिलेटेड हुआ? देखो, हालांकि ये सब चीज़ गोपनीय है, ये तो बोलेगा नहीं कि हमने ये डील किया है। मैं जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट बताते हैं कि हो सकता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डील हुआ है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का डील हुआ है, और ये खतरनाक चीज़ सब है। ये ऐसे भी नॉर्थ कोरिया डराते रहता है यूएस को भी कि देखो हम न्यूक्लियर परीक्षण कर भी देता है वहाँ पे। और ऐसे और हम जानते हैं कि रसिया जाना जाता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, वर्ल्ड में सब जगह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखा है वो। यूएसए और रसिया दोनों ही वर्ल्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया में जाना जाता है स्टूडेंट। तो देखो, तो ये जो ट्रीटी हुआ, ये जो पैक्ट हुआ, उसको ऑफिशियली क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो भी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पार्टनरशिप है, यानी कि उसमें कितने कुछ चीज़ एक्सचेंज होंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एम्यूनिशंस, आर्म्स, कितना कुछ होगा। अभी ये लोग ऑफिशियली बोलेगा नहीं जो बात है, समझ पा रहे हो ना? हाँ, इसमें देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चार्टर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। क्या होता है आर्टिकल 51 जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मान लो कि कोई कंट्री यदि जिसका इंटेंशन हो किसी दूसरे कंट्री को अटैक करने का इंटेंशन हो, तो उस समय दूसरा वाला कंट्री सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर अटैक कर सकता है। हाँ, जब इंटेंशन आपको लगे कि वो अटैक करने वाला है, आपका टेरिटरी लेने वाला है, तो उस केस में आप वो कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो। और सेम यही चीज़ को तो इन्वोक करके रसिया बोला कि हम यूक्रेन को अटैक किए, क्योंकि यूक्रेन चाह रहा था कि हमारे तरफ आए, वही नाटो का जो था बात समझ रहे हो ना? तो यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। बोला कि आइदर पार्टी, चाहे नॉर्थ कोरिया चाहे तुम्हारा रसिया, इन लोगों को यदि लगे कि कोई कंट्री इन लोगों को अटैक कर रहा है या अटैक करने के पोजीशन पे है, तो ये लोग अटैक कर देगा सेल्फ डिफेंस में। बड़ा बात है ना ये सब चीज़, है ना? इसका मतलब पूरा मूड में है ये लोग कंट्री सब, पूरा एकदम बाबू समझ रहा है, पूरा हाइपर होकर बैठा हुआ है कि तुम आओ देख लेते तुम लोग को बढ़िया से, पूरा हाइपर है। देखो क्या लिखा गया है इसमें, बोला है कि यस इमीडिएट मिलिट्री और अदर असिस्टेंस यूजिंग ऑल मीन्स इफ़ आइदर पार्टी, यदि कोई भी पार्टी इन्वॉल्व हो जाए वार में। क्यों इन्वॉल्व हो रहा है वार में? कि उसको शक है कि अगला वाला कंट्री अटैक कर देगा उसको, वो सेल्फ डिफेंस में हो सकता है। तो ऐसे केस में नॉर्थ कोरिया और रसिया एक दूसरे को मदद करेगा मिलिट्री वेपन्स से, आर्म्स से, एम्यूनेशन से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है। हाँ, तो देखो इस ट्रीटी में क्या बोला गया? इस ट्रीटी में कहा है कि ये वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स वाला चलाने वाला वर्ल्ड, ये वर्ल्ड मल्टीपोलर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इसमें एक कंट्री का नहीं चलने वाला है, जो इतना जो चाइना वहाँ से रसिया सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स क्या क्या बोलता है वो चलने वाला नहीं है। ये दुनिया मल्टीपोलर है, बात सही है, दुनिया मल्टीपोलर है, खाली यूएस के और चाइना से बोलने से नहीं चलेगा, और भी तो दुनिया है उसमें। अब तो इंडिया भी है उसमें, है कि नहीं बताओ? तो इजराइल भी है अब तो उसमें अब तो ईरान भी है, एक से एक कंट्री है इसमें। तो ये बात तो कमेंट सही है, मगर यूएस का भी तो गलती है। यूएस का हेजीमोनी क्या हमने नहीं देखा है क्या? यूएस को लगता है कि सबसे पावरफुल वही है, वही हैंगओवर में जी रहा है वो भी। तो डायरेक्ट संकेत है कि देखो अकेला यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, वो खत्म हो गया यूनिपोलर वर्ल्ड अब तुम्हारा। अब है यहाँ से एशिया है, चाइना है, हम हैं, रसिया है, और हम ब्लॉक बना रहे हैं ना, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है ये, समझे? तो नॉर्थ कोरिया देखो, नॉर्थ कोरिया अगेन, अब बता नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट किया ही रसिया को कि बोला ठीक किया तुम यूक्रेन में अटैक किया, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे से खड़े हैं। सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट मिलता है ना जी। जैसे इंडिया का भी, इंडिया क्या था, इंडिया ने वोट ही नहीं दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जब वोटिंग का बात आया, क्योंकि कंडेम तो होगा ही, निंदा तो किया ही जाएगा इस एक्ट का, इंडिया ने वोट नहीं दिया था, एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग, वोट नहीं दिया था। अब वोट नहीं देना भी सपोर्ट करना ही हुआ रसिया को, समझ पा रहे? इसलिए क्रिटिसिज्म भी हुआ था इंडिया का, मगर इंडिया ने जो हमारे जो जयशंकर साहब है उन्होंने डिफेंड किया था कि वेस्ट का प्रॉब्लम पूरा दुनिया का प्रॉब्लम, और हमारा एशिया का प्रॉब्लम किसी का प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? तो बहुत अच्छा अटैक किया था इन्होंने। बात समझ पा रहे हो ना क्या हुआ है? तो रसिया ने सपोर्ट किया कि नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट किया रसिया को, ठीक है, रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय चाइना ने भी सपोर्ट किया था। तो ये साफ साफ हमें दिखता है कि एक ब्लॉक एशिया में तगड़ा तैयार हो रहा है, विच इज़ अगेंस्ट योर वेस्ट। तो इसलिए बोलते हैं कि ये एंटी वेस्ट अलायंस है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, हालांकि वो तो ऑफिशियली बोलेगा नहीं कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी में हम ये साइन किए, क्यों बोलेगा किसी को? मैं जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि देखो बहुत बड़ा बात है, न्यूज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, एम्यूनेशन और बैलिस्टिक मिसाइल से रसिया को सपोर्ट करेगा, और रसिया भी उसको सपोर्ट करेगा बहुत सारा चीज़ से। तो जो इंपॉर्टेंट वेपन्स, देखो नॉर्थ कोरिया भी वेपन्स के लिए जाना जाता है विद्यार्थी, बस वेपन्स के दम पे ही टिका हुआ ये कंट्री, समझे? नहीं तो कुछ नहीं है ये।
अब जैसे न्यूक्लियर परीक्षण करता है तो डर लगता है ना दूसरे कंट्री को, क्योंकि इसका किम जोंग है, कुछ भी कर देगा, इसको क्या मतलब अपने सब्जेक्ट से। डर तो हमेशा बना ही रहता है। जैसे पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान में मिलिट्री है, पाकिस्तान बम भी फोड़ देगा इंडिया में, उसको क्या दिक्कत है, फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा, मरेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री को ज़्यादा फिक्र होता है कि उसको पॉपुलेशन को लेके चलना पड़ता है। डिक्टेटर वाला कंट्री को फर्क नहीं पड़ता है। जब व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया है कि क्या करोगे आगे, तो बोला कि यदि रसिया को कोई दिक्कत होगा तो वर्ल्ड बचना ही नहीं चाहिए, ये कमेंट है उसका। तब व्हाट डज इट मीन, डिक्टेटर वाला कभी नहीं सोचता है कुछ भी, वो पूरा दुनिया खत्म करके चल देगा वो। हाँ तो क्या होता दुनिया, हम दुनिया को दिक्कत देंगे, ये देखते हो ये एटीट्यूड, क्योंकि क्रेडेंशियल नहीं है जी। डेमोक्रेटिक कंट्री ने, डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई मुखिया इस तरह का भाषा नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको अपने सिटीजन को लेकर फिक्र होगा। आगे देखो, तो रसिया देखो, रसिया आप देखो, जैसे नॉर्थ कोरिया, अब जो एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, इम्यूनेशन और बैलिस्टिक मिसाइल सपोर्ट करेगा, रसिया को देगा, समझ गए, नंबर 1। तो उसके बिहाफ में रसिया क्या करेगा, तुम्हारा जो फूड है, फ्यूल है, वो देगा इसको, नॉर्थ कोरिया को देगा, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जानते हो ना, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद होता है, समझ गए। तो दोनों ही कंट्री देखो, हाँ ये अलग बात है कि दोनों कंट्री ने बोला कि ये ट्रेड वेपन्स वार हम लोग नहीं करने वाले। ऑफिशियली तो कहाँ बोलने वाला है ये चीज़, एक्सपर्ट अंदर से ओपिनियन निकालते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऑफिशियली थोड़ी बोला कि इम्यूनेशन और इसका फ्यूल वगैरह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, ये तो कोई बात बोलेगा नहीं। मगर रियल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने का बात है, इम्यूनेशन का बात है, आर्म्स का बात है। आगे देखो, तो रसिया देखो, इसका मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है, रसिया कॉपरेट कर रहा है वो सभी कंट्री को जो कि एंटी वेस्ट कॉलिशन का एक बहुत बड़ा नंबर बन सकता है, एक बहुत बड़ा संख्या बन सकता है। इसलिए तो नॉर्थ कोरिया का अप्रोच किया गया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी पसंद नहीं करता यूएस सबको, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो रसिया, देखो रसिया, देखो ईरान का एग्जाम्पल देखो ना, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा कि नहीं लगा, हाँ ईरान काटसा लॉ लगा कि नहीं लगा उसके ऊपर। तो अब बताओ ईरान के साथ कितना अच्छा रिलेशन चाइना का डेवलप हो रहा है। हाँ चाइना और ईरान के बीच में 600 to 700 बिलियन डॉलर का भी साइन हुआ था, ट्रीटी साइन हुआ था। तो चाइना भी जा रहा है ईरान के साथ, क्योंकि ईरान में बहुत सारा पेट्रोलियम रिजर्व सब है, वहाँ पे क्रूड ऑयल सब वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा भाई इसको। जब इसका पूरा मार्केट ठप कर दिया वेस्ट ने सैंक्शन लगा के, तो चाइना आराम से सस्ता दाम में खरीद के लाभ उठाएगा उसका, जैसे हम सस्ता दाम में रसिया से तेल लिए कि नहीं लिए। बात समझ पा रहे हो ना। तो चाइना तो गया है ईरान के साथ, अब रसिया भी हाँ खरीद रहा है, ड्रोन सब खरीद रहा है, जो बेस्ट ड्रोन्स है वो ईरान से खरीद रहा है। क्यों खरीदने की जरूरत है, अपना पावर दिखाने के लिए, समझे। तो देखो रसिया, वही न्यूज़ आया है कि रसिया ने कैमिकेज ड्रोन्स लिया है ईरान से। और चाइना देखो, चाइना तो जान ही रहे हो वर्ल्ड में देखो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एनर्जी पार्टनर है ही रसिया का, है ना, हर कदम पे ही साथ दे रहा है चाइना हर कदम पे साथ दिया कि नहीं दिया। जब यूक्रेन पे अटैक हुआ तो उस समय भी चाइना ने बोला कि ठीक है आई विल सपोर्ट यू, डोंट वरी। तो देखो नॉर्थ कोरिया को प्रॉमिस किया है कि ठीक है। अब बताओ नॉर्थ कोरिया में एक ही फैमिली लंबा समय तक रूल किया ना, और अभी तक स्टिल प्रोटेक्शन है चाइना और रसिया की तरफ से, ठीक है कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे यहाँ पे। तो व्हाट इज दिस, तो यानी कि पूरा रसिया मेंटली तैयार है कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में वो बहुत बड़ा भूमिका अदा करने वाला है। तो व्हाट डज इट मीन, जब ये भूमिका अदा करेगा तो साउथ कोरिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स एक ब्लॉक बन के आएगा ना जी। जापान जानते हो, जापान हमेशा यूएस के अंदर, जब से हिरोशिमा नागासाकी में बम फूटा उसके बाद रिलेशन चेंज हो गया, उसके बाद रिलेशन यूएस के साथ बेटर हो गया उसका, क्योंकि जो संविधान जो बना है वो बंदूक के नोक पे बना है। जापान का संविधान बनाया गया कि ये सब लिखो, वो सब चीज़ हटाओ, ये लिखो, अब तो न्यूक्लियर परीक्षण सब नहीं करेगा, न्यूक्लियर जीरो करो सब, समझा। उसी को बोलते पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है ना। तो नेचुरल एलाई बन गया यार, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट एक तरफ है, तो इसका मतलब टेंशन बढ़ेगा ना दो ब्लॉक के बीच में। तो क्लियर है कि रसिया क्या चाहता है, अपना एक्सिस को बिल्ड करना चाहता है, अपने पार्टनर को बिल्ड करना चाहता है, ताकि वो वेस्ट को चुनौती दे सके और ग्लोबल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सके, क्योंकि वो भी अपना हेजेमोनी दिखाना चाहेगा जो बात है। तो ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या होगा, दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो देखो चाइना रिमेन्स कॉशियस, चाइना तो एकदम उत्सुक है, हाँ वो हर समय चाहता है किस तरह हम वेस्टर्न ऑर्डर को घेरे, क्योंकि देखो ना हर एक चीज़ में वेस्ट लीड करता है। जैसे तुम देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी वेस्ट का ही है, स्विफ्ट, जिसको स्विफ्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं हम लोग, है ना। अब यदि वेस्ट वाला बंद कर दे तो ये लोग का पैसा ठीक से व्यापार तक नहीं हो पाएगा। डॉलर देखो पूरा दुनिया में डॉलर में ट्रांजैक्शन होता है। तो ये जो ब्लॉक है
जिसमें दो कंट्री जो लीड कर रहे हैं, चाइना और रसा ब्लॉक, ये चाहता है कि भाई बहुत हो गया वेस्ट टू वेस्ट टू वेस्ट। कब तक ये लोग का खाली डॉलर चलेगा, कब तक ये लोग का स्विफ्ट ट्रांजैक्शन चलेगा, हमारा अपना भी मैकेनिज्म होना चाहिए। तो यही तो कारण है कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसके अंतर्गत तुम्हारा रेनमिनबी यानी कि वहाँ का करेंसी को प्रमोट किया जा रहा है, चाइना करेंसी को प्रमोट किया जा रहा है, और रसिया ले भी रहा है, रसिया खरीद भी रहा है। तुम लोग को जान के हैरानी होगा, या मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रसिया का जो रिजर्व्स है उसमें सबसे ज़्यादा रेनमिनबी ही करेंसी है। और देखो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े तुम्हारा जो कंट्री है वो अपना रिजर्व तुम्हारा गोल्ड में बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो चाहता है कि हम डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहें। और इंडिया ने भी तो 100 टन ज़्यादा बढ़ाया है ना, पहले 600 था, हमने 700 टन किया है लगभग ऐसा ही कुछ। तो फिर ये साफ साफ दिखता है कि वो चाहता है कि यस हम वेस्टर्न ऑर्डर के विरोध में लड़े। नॉर्थ कोरिया देखो है ना, अब बाबू नॉर्थ कोरिया तो अब तो और हवा में उड़ेगा ना, अब उसको डी न्यूक्लियराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सब लोग बोलता था अरे भाई न्यूक्लियर परीक्षण बंद करो, तुमको लगता है कि इस केस में न्यूक्लियर परीक्षण बंद करेगा, वो तो और ज़्यादा करेगा वो, क्यों, पीछे से सपोर्ट है बढ़िया से, चाइना और रसिया का सपोर्ट है। और ऑलरेडी देखो रसिया और जापान का रिलेशन ख़राब हो रहा है। तो जापान जब रसिया और जापान का जानते हो ना, कुरिल आइलैंड डिस्प्यूटेड आइलैंड है और रिलेशन ठीक नहीं है, और उधर फिर जापान और साउथ कोरिया एक साथ आएगा, फिर यूनाइटेड स्टेट एक साथ आएगा, तो इधर ब्लॉक बन जाएगा, समझे। तो वही लिखा गया है इधर, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेंथन कर जाएगा। तो यानी कि 2 ब्लॉक बनते हुए दिख रहा है ना तुम लोग को, 2 ब्लॉक बनते हुए दिख रहा है स्टूडेंट। एक वेस्ट ब्लॉक है जिसमें ईस्ट एशिया का कुछ कंट्री भी है, कौन, जापान और साउथ कोरिया, और यहाँ तो एक हो ही रहा है, इंडिया का ही नहीं है अभी, क्योंकि इंडिया का रिलेशन रसिया के साथ भी बेटर है, चाइना के साथ तो अच्छा नहीं है हमारा, रसिया के साथ भी बेटर है और यूएस के साथ भी बेटर है हमारा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो हमारे लिए पॉलिसी बनाना, इंटरनेशनल पॉलिसी बनाना सो डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे केस में हम भी फंसेंगे फिर, हाँ। तो देखो किसको सपोर्ट करें, बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। ईरान के साथ हुआ ना जी, ईरान और फिर पाकिस्तान का भी गड़बड़ हो गया। अभी देखो ना हमास में जो अटैक हुआ था उसको लेके भी इजराइल को ही सपोर्ट किए हम, नेगेटिव मैसेज गया। बहुत तरह का बात, बहुत मुश्किल हो जाता है जब वर्ल्ड में इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, तो इसको भी ज्वाइन करना मुश्किल है, उसको भी ज्वाइन करना मुश्किल है, और न्यूट्रल रहना भी मुश्किल है। तो देखो ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है 2 ब्लॉक का, ये इनिशियल पॉइंट है कोल्ड वार टाइप का, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, भले ही अभी इनिशियल पीरियड हो। ये यदि आगे जाएगा तो कोल्ड वार, फुल फ्लेज कोल्ड वार में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। अब क्या होता है कोल्ड वार, जहाँ पे प्रॉक्सी वार हो रहा है, कुछ हो जा रहा है, घटना हो जा रहा है, कोई ये अटैक कर दे रहा है चुपचाप, फिर शांति से, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, फिर कुछ बोला जा रहा है कि हम उसको देख लेंगे, फिर वो कुछ कर दे रहा है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यही तो हुआ है कि आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहा है एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट को, और प्रॉक्सी वार चल रहा है, समझ रहे हो ना। अब जैसे रसिया और यूएस का दोनों के बीच में खुन्नस हो रहा है, तीसरे कंट्री में निकल रहा है, ये ताइवान में निकल रहा है, लेट्स समझ रहे हो ना। तो ये ठीक नहीं है वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। कंप्लीटेड फर्स्ट टेरिटोरियल। आगे देखो सेकंड वन, देखो 250,000 डेमोक्रेसी, यानी कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है वो किस तरह रह रहे हैं, वो क्या वो ठीक से काम हो रहा है, क्या जो 3F है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, क्या ये ठीक है वहाँ पे, क्या बहुत अच्छे से काम हो रहा है वहाँ पे। अभी वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। यूपीएससी का सिलेबस देख लो, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो देखो विद्यार्थी लोग समझने का प्रयास करो तुम लोग। देखो अच्छा, लोकल गवर्नमेंट का जो नीड्स होगा वो लोकल गवर्नमेंट ही समझे ठीक से, सही बात है ना। ग्राम पंचायत का जो प्रॉब्लम होगा वो ग्राम पंचायत समझेगा अच्छे से, जो म्यूनिसिपैलिटी का प्रॉब्लम होगा वो वही म्यूनिसिपैलिटी ठीक से समझेगा। अब उसके बिहाफ में लेट से टायर 2 स्टेट और टायर 1 सेंटर, टायर 1 गवर्नमेंट मतलब होता है सेंटर, टायर 2 गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट, और टायर 3 का मतलब होता है वही पंचायती और तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी। तो टायर 3 का जो गवर्नेंस पे यदि टायर 2 अपना हुकूमत करे या टायर 1 हुकूमत करे तो वो तो ठीक नहीं लग रहा है, वो ठीक भी नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी एज पर गांधी जी क्या होना चाहिए, नीचे से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं। बात समझे, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए।
तो लोकल जो प्रॉब्लम होगा, लोकल जो नीड्स होगा, वो लोकल गवर्नमेंट ही ठीक से डिलीवर कर पाएगा। और हम जानते हैं कि हम लोगों ने रिसेंट टाइम में भी पढ़ा है कि यदि 100 रुपया खर्च कर रहा है पंचायत, तो मात्र 1 रुपया रेवेन्यू वो एक्सट्रैक्ट कर पाता है। और ऐसा लगभग 18 से लेकर 20 पॉइंट है जो इसको इम्प्लीमेंट करना है। बोले थे ना कभी 18 to 20 पॉइंट्स, ऐसे कुछ पॉइंट मैंडेट पॉइंट है कि पंचायत को करना होता है। कहाँ अचीव कर पा रहा? जब तुम भाईबली नहीं है, तुम रेवेन्यू ही एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुम कैसे करोगे? और जो भी पैसा आता है तो स्टेट से आ रहा है या सेंटर से आ रहा है, और सेंटर से पैसा आएगा, स्टेट से आएगा, तो पहले से फिक्स है कि बाबू वहाँ पे तुमको करना है, तुमको यहाँ पे खर्च करना है, तुमको वहाँ पे खर्च करना है। तो फिर विलेज पंचायत को ऑटोनॉमी कहाँ मिला खर्च करने का? जब तक ऑटोनॉमी नहीं मिलेगा तब तक विकास कहाँ से होगा नीचे का? तो प्रॉब्लम ये है, और पहले से फिक्स है कि तुमको यहीं पे करना है। यानी कि जहाँ मान लो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सब है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम से पहले से सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा तो गवर्नमेंट ऑफ द डे ऊपर से टायर 1 गवर्नमेंट वो पूरा डिक्टेट कर देगा, क्योंकि सेक्टर स्कीम 100% फंडिंग होता है ऊपर से। अब मान लो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जहाँ पे सेंटर और स्टेट पुट टुगेदर है ना, 60 और 40 का जब रेशियो रहे, या जानते हो कि उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, स्पेशल स्टेट में 90 और 10 का होता है रेशियो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय भी क्या है कि टायर 2 और टायर 1 गवर्नमेंट मिलकर बोला डिक्टेट कर रहा है इसको, तो भाई इसको ऑटोनॉमी कहाँ मिलेगा? जबकि 73rd और 74th अमेंडमेंट भारत में हो चुका है 1992 में, तो क्यों नहीं मिल रहा है उसको ऑटोनॉमी? सवाल ये है कब तक ग्राम पंचायत को इसी तरह रखो? एक तो तुम इलेक्शन नहीं करते हो टाइम पे, इलेक्शन नहीं होता है टाइम पे, उसके लिए देखो फाइनेंस कमीशन बोला था ना कि फंड जल्दी दीजिए, इलेक्शन करवाइए। बताओ कायदे से राज्य में स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, कई राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन भी नहीं बनाया अभी तक। स्टेट फाइनेंस कमीशन इसलिए चाहिए ताकि एक राज्य से कितना पैसा डिवॉल्व हो अपने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए। तो कई राज्य में तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी नहीं है, और ये काम तुम्हारा स्टेट का फाइनेंस सेक्रेटरी सब कर रहा है, जो कि गलत बात हो है। तो स्थिति खराब है, हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है उसका स्थिति बहुत खराब है एज पर द WB रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। देखो यहाँ पे समझने का बात करो, यहाँ प्रयास करो। लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सर्विस के लिए, ठीक है, जैसे इरिगेशन हो गया, रोड हो गया, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, वो ज़्यादा बेटर डील कर सकता है ना। वहाँ का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा बेटर डील कर सकता है ना। टायर 2 और टायर 1 बोले तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा समझता है अपने सिटीजन को, वो नज़दीक है अपने सिटीजन से। तो वही बोला कि वो बेटर पोजीशन पे है, वो लोकल नीड्स को बढ़िया समझ सकता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं बेचारे के पास ऑटोनॉमी ही नहीं है, ऑटोनॉमी ही नहीं है, समझ गए ना। अब देखो बहुत सारा जो डेवलप कंट्री है, बहुत सारा जो इंडिया ऐसा डेवलपिंग कंट्री है, उसमें लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते दुनिया में। वाई नॉट इन इंडिया? सवाल ये है, इंडिया में क्यों नहीं कर रहा है? फिर जैसे इंडिया में ऑटोनॉमी नहीं दे रहा है, रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहा है, खाली संविधान में जोड़ देने से नहीं होता है जी। 73rd और संविधान में सबसे बड़ा गलती पता है क्या है, क्या हुआ है? 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, वो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है कि संविधान में आप जोड़ दिए कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी आपका क्या है, पूरा गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, टायर 3 गवर्नमेंट है। मगर तुम स्टेट का मर्जी पे काहे छोड़ा उसको? स्टेट से क्यों एक्सपेक्ट किया कि स्टेट उसके लिए अच्छा काम करेगा? स्टेट तो टाइम में पैसा ही नहीं देता है, स्टेट तो टाइम में उसको इलेक्शन ही नहीं करवाता है। स्टेट का अपना इलेक्शन हो जाएगा विधानसभा का, कोविड में भी, और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का नॉर्मल टाइम में भी इलेक्शन नहीं होगा। ये सीधा हिपोक्रेसी, कितना बड़ा डायकोटॉमी है ये, समझ रहे हो ना? तो कैसे चलेगा फिर? आज जबकि लोकल, अरे तुम मोदी जी से मिलोगे कि यहाँ का मेयर से मिलोगे फर्स्ट? तुम अभी शहर में रह रहे हो तो सबसे पहले तुम मेयर को एसेस कर पाओगे, यहाँ का मेयर को। म्यूनिसिपैलिटी में रह रहे हो ना, वो तो बहुत ऊपर का चीज़ है, टायर 1 और टायर 2, टायर 3 ही सबको टच कर रहा होता है। अब पता चला तुम्हारा टायर 3 का ही स्थिति ऐसा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि बहुत सारे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में पूरा लोकल गवर्नमेंट ही बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन को। और जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत शुरू से एंशियंट इंडिया से ही, चाहे तुम चोला डायनेस्टी पकड़ो, चाहे तुम इधर मौर्य पकड़ो, नॉर्थ पकड़ो, साउथ पकड़ो, एंशियंट इंडिया से ही पंचायत सिस्टम रहा है भारत में। ये तो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, ठीक है, फिरंगी है कि ये सिस्टम बर्बाद कर दिया। सेंट्रलाइजेशन पूरा, लॉर्ड कर्जन, वाइसराय, ये दुनिया भर का आके पूरा पावर को कैप्चर कर लिया, पूरा तबाह कर दिया हमारे इंस्टीट्यूशन को। हाँ, हम कोशिश की आज़ादी के बाद फिर से उसको करने का, मगर जो ट्रू फ्लेज फॉर्म में होना चाहिए वो अभी भी मिसिंग है, समझ, अभी भी मिसिंग है वो चीज़।
देखो, तो इसलिए संविधान को संशोधन किया गया। संविधान 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया गया 1992 में, ताकि जो चीज़ मिसिंग है वो आ सके। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ बताओ? स्टेट पे भरोसा दिखाया गया कि स्टेट कर लेगा, स्टेट पंचायत का इलेक्शन ठीक से कर देगा, स्टेट म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन ठीक से कर देगा, स्टेट बढ़िया से पैसा दे देगा। कहाँ दिया? और जो राज्य बहुत गरीब है, जिसका पर कैपिटा वो तो कुछ देख ही नहीं रहा है म्यूनिसिपैलिटी को। और तुम देखो अभी इंडिया में ऑन एन एवरेज देखोगे तो ये तो बोल ही दिया कि 100 रुपया खर्च कर रहा है यदि ग्राम पंचायत सब, तो 1 रुपया वो वसूल कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का भी हाल वही है, सुनो अच्छे से, म्यूनिसिपैलिटी का भी वही हाल है, 5% ही रेवेन्यू जनरेट होता है। यदि 100 रुपया खर्च कर रहा है, जैसे तुम अभी बेगूसराय में हो ना जी, तो बेगूसराय में जो 100 रुपया खर्च हो रहा है म्यूनिसिपैलिटी, वो केवल 5 रुपया ही रेवेन्यू ग्रुप में कलेक्ट हो रहा है। तो कोई म्यूनिसिपैलिटी का भी कोई अच्छा कंडीशन नहीं है, समझे ना, अच्छा कंडीशन नहीं है। तो कैसे तुम एक्सपेक्ट करेगा तुमको अच्छा सर्विस मिले म्यूनिसिपैलिटी? तुम टैक्स खुद कम देता है। तो उसी को बोलते हो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, जहाँ पे तुम पैसा नहीं देना चाहते हो और उसी हिसाब से तुमको सर्विस भी नहीं मिल रहा है। कचरा फेंका हुआ है, क्यों? कचरा के लिए तुम कितना पैसा दिया म्यूनिसिपैलिटी को? तो म्यूनिसिपैलिटी तुमको सर्विस भी वीक दे रहा है, तुम पैसा भी कम दे रहे हो, यानी कि तुम पैसा कम दे रहे हो तो वो भी सर्विस भी तुमको वीक दे रहा है। और ये विशेष साइकिल है, बहुत डेंजर साइकिल है, गलत चीज़ है ये। आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो क्या क्यों हम लोग बात कर रहे हैं ये सभी चीज़ का? तो देखो अभी रिपोर्ट दिया है वर्ल्ड बैंक ने, एक पेपर छपा है वर्ल्ड बैंक से, और पेपर का जो टाइटल है, जो बुक का जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट्स का जो टाइटल है, उसमें क्या लिखा गया है कि 2.5 लाख डेमोक्रेसीज, यानी कि भारत का जो विलेज गवर्नमेंट। अच्छा, भारत में कितना विलेज है, गांव कितना है? 6.5 लाख है, लिखो वहाँ पे। टोटल कितना है, विलेज कितना है, गांव कितना है? 6.5 लाख है। यदि मैं एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 6,40,000 है, तो इसलिए 6.5 लाख लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भारत में कितना पोस्ट ऑफिस है? 2.5 लाख पोस्ट ऑफिस है इंडिया में, 2.5 लाख के आसपास, समझे। और जितना पोस्ट ऑफिस है उतना ही ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत कितना है स्टूडेंट? 2.5 लाख है। आया समझ में ये चीज़? विलेज कितना है? 6.5 लाख है। अब यहाँ पे समझो तो यहाँ पे देखो, इस वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में यही बात निकल के आया कि देखिए 3F पे भारत को काम करना होगा, फंड्स पे, फंक्शंस पे और फंक्शनरीज पे, 3F। हालांकि इस एडिटोरियल का एक सुंदर हेडलाइंस ये भी हो सकता है कि 3F। अब ये 3F का मतलब क्या है? अरे फंड देना ना पड़ेगा ठीक से, फंड दोगे तभी ना वो काम कर पाएगा। नंबर 1 फंक्शन डिमार्केट करना पड़ेगा कि ये काम तुम्हारा है, हम ऊपर से डिक्टेट नहीं कर रहे, तुम करो। और तीसरा क्या है? फंक्शनरीज। बताओ, स्टेट का जो ऑफिसर है वो जाके काम कर रहा है नीचे, देखता है। जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है और जिला परिषद का जो हेड है, बताओ जिला परिषद का हेड का कोई औकात ही नहीं है जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने में। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया ये? गलत बात नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए औकात? ग्राम पंचायत में जो मुखिया आ रहा है उसका औहदा बहुत बड़ा होना चाहिए, उसको उसके पास भी इतना पावर होना चाहिए कि वो डीएम के साथ भी बहुत अच्छे संवाद कर ले। हमेशा डीएम के वो मर्सी पे रहता है, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई, वो चुन के आया है, वो डीएम से बड़ा है वो आदमी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो लीडर होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है जो चुन के आता है। अरे ये पढ़ के आया, वो चुन के आया, उसका पावर ज़्यादा है। तो तुम तो कहाँ पंचायत को उतना ध्यान दे रहे हो? वो मर्सी तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मर्सी पे छोड़ देगा। जिला परिषद पता चला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देख रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने हिसाब से देखता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंट्रोल करने वाला स्टेट है, सेंटर है। तो क्या हुआ फिर? तो जो सपना था डिसेंट्रलाइज, वो तो धरा का धरा रह गया वहाँ पे। वही फंक्शनरीज है। तो फंक्शनरीज के लिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंट आदमी पंचायत का अपना नीचे काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट डिक्टेट करे, सेंटर डिक्टेट करे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिक्टेट ना करे। वो अपने, क्योंकि लोकल नीड्स तो वो समझेगा बेटर ना। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने हिसाब से नहीं करेगा काम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या पता है कहाँ पे क्या है? वो तो ऊपर से निरीक्षण करता है, अंदर का आदमी को पता है कि क्या है नहीं है। इसको बोलते हैं फंक्शनरीज। हाँ, करेक्ट। तो ये तो दिखता ही है। तो क्या करने की जरूरत है मुखिया को? मुखिया अपने आप में बहुत बड़ा लीडर है, तो गलत है ना। तो उसको तो या तो तुम पावर ले लो, स्टेट से छीन लो पावर, संविधान में संशोधन करो, पावर छीन के दे दो सेंटर को, डायरेक्ट सेंटर को दे दो ना, सेंटर बेटर करेगा। बात समझे? तो ये 3F पे आपको काम करना होगा। अब ये देखो, इतना कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर है ये। इसमें बोला है कि 3 टायर जो इंस्टीट्यूशन है जरूरी है स्टूडेंट, जरूरी है कि इसका फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बढ़ाया जाए।
ऑटोनॉमी दिया जाए कि कहाँ फंड खर्चा करना है करो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है करो, हम स्टेट टायर 2 और टायर 1 से हम कंट्रोल नहीं करेंगे। और जानते हो कि आजकल तो बहुत अच्छा व्यवस्था है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए एक बटन खींच दिए, पैसा चला गया। तो जब इतना बढ़िया आपका सिस्टम बन चुका है, नहीं जिसे सब्सिडी जाता है ना, इसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, ये कम एफर्ट में ज़्यादा आपको फायदा हो रहा हो। सरकार क्या है, एक बटन करेगा वो सब पैसा चला जाएगा। जब इतना अच्छा व्यवस्था डेवलप कर ली है तो इट इज़ योर ड्यूटी, ये टायर 1 गवर्नमेंट का ड्यूटी है, ये टायर 2 गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी टायर 3 गवर्नमेंट का बढ़ाए। समझ गए ना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना बेटर हुआ है। अब देखो विद्यार्थी पूरा वर्ल्ड का कंपेयर करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो केवल भारत का ही नहीं निकालता है, वो पूरा दुनिया का निकालता है, फिर कंपेयर करता है। पूरा यदि दुनिया का मैं एवरेज लूँ, पूरा दुनिया का मैं एवरेज लूँ, तो पता चलता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है पूरा दुनिया में ऑन एन एवरेज वो 10% अपना टोटल जो रेवेन्यू का कलेक्ट करता है। जैसे यानी कि 100 रुपया खर्च कर रहा है तो 10 रुपया वो टैक्स के रूप में उठा लेता है। मैं इंडिया में तो इससे बुरा स्थिति है, इंडिया में केवल 1 ही रुपया उठा पा रहा है, लोकल में बोल रहा हूँ स्पेशली उसका। और दोनों को जोड़ देंगे तो बहुत कम ही होगा, 2-3% होगा, और कितना होगा, क्योंकि ज़्यादातर तो विलेज ही है इंडिया में। तो वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है, 10% हो रहा है, और इंडिया में लगभग तुम्हारा 1% 2% के आसपास। तो देखो आरबीआई का वही स्टडी जो अभी हुआ है, आरबीआई का भी देखो स्टडी यही कहता है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हुआ, हाँ ये देखो या फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ तो गजब है, यहाँ पे बताओ 20% ज़्यादा है। अच्छी बात, 20% तक वो कलेक्ट कर सकता है। हाँ, इसका मतलब ये तो तय हुआ कि टायर 2 और टायर 1 गवर्नमेंट पे तो डिपेंडेंट है ही वो, मैं एट द सेम टाइम उसका अपना फिजिकल ऑटोनॉमी भी है, वो कलेक्ट भी कर पा रहा है पैसा। इंडिया में तो वो नहीं हो रहा है। देखो पंचायत, देखो यही लिखा गया पंचायत 2022 और 23 का देखो तो पंचायत तो केवल 1% अपना टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट किया है, 1%, बाकी 99% टायर 2 और टायर 1 गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है पंचायत। तो कहाँ से पंचायत अपना फिजिकल ऑटोनॉमी को वो करेगा, निभाएगा, कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को बढ़ाएगा, सवाल ये है। समझे? तो लिखा गया ना यहाँ पे ग्रांट्स मिलता है हायर टायर गवर्नमेंट यानी टायर 1 और टायर 2 से, समझे, और लगभग 95% रिसीव ऊपर से ही मिल रहा है उसको। तो अब यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट अनटायर्ड एक्सपेंडिचर, वेरी देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अनटायर्ड और टायर्ड 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, अनटायर्ड एक्सपेंडिचर और टायर्ड एक्सपेंडिचर। देखो टायर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब कि ऊपर से डिक्टेट है, टायर 1 गवर्नमेंट और टायर 2 गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तय है कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी तुमको यहीं पे खर्च करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टायर्ड एक्सपेंडिचर। ऊपर से तो तय है, एरिया तय है कि यहाँ तुमको खर्च करना है। और अनटायर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो तय नहीं है आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो यानी कि मान लो कि 100 रुपया यदि ऊपर से आ रहा है टायर 1 और टायर 2 से टायर 3 में आ रहा है, तो बताओ 40% ही केवल अनटायर्ड है, यानी कि 40% ही आप जहाँ मन कर रहा है वहाँ खर्च करो, 60% आपका पूरी तरीके से टायर्ड है, यानी कि 60% में डिक्टेट है ऊपर से कि तुमको यहीं पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो फिजिकल ऑटोनॉमी होना चाहिए पूरा मिसिंग है ना, समझ पा रहे हो ना। यानी कि 100 रुपया ऊपर से जा रहा है, चाहे टायर 1 और टायर 2 दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं, तो 60 रुपया जो खर्च होगा वो पहले से तय है कि तुमको यहीं पे करना है, और जो 40 रुपया जो खर्च होगा वो तुम कर सकते हो। तो रेशियो तुम्हारा 60 और 40 का है, तो 40 इतना कम है तो कहाँ से वो ऑटोनॉमी ले सकता है। ये कायदे से 80 और 20 का होना चाहिए था, या 70 और 30 का होना चाहिए था। 70 कितना होना, 70 तुम्हारा अनटायर्ड होना चाहिए था और 30 तुम्हारा टायर्ड होना चाहिए, ये आइडियल केस हो सकता था। मैं यहाँ पे रिवर्स है, 60 और 40 का है, 60 क्या है तुम्हारा टायर्ड है और 40 क्या है अनटायर्ड है। समझ गए? देखो वहाँ पे देखो वही लिखा गया कि इस तरह यदि आप कंडीशंस लगा रहे हो तो इससे क्या है कि जो एक्सपेंडिचर डिसीजन उसमें ऑटोनॉमी नहीं मिल पाएगा इन लोग को, समझे ना, ऊपर से पूरा डिक्टेट है वो। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी क्या बोला था, 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था स्टूडेंट कि ये जो अनटायर्ड एक्सपेंडिचर है वो आपका 40% तक ही टोटल एक्सपेंडिचर का है। तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सेंटर और स्टेट ही हावी है, ऊपर से वही डिक्टेट कर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ है कि जो पंचायत है वो अपना फैसला नहीं ले पाता, उसके लिए भी स्टेट और सेंटर ही फैसला ले रहा है ऊपर से। अच्छी बात नहीं ना, क्योंकि वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है तो उसको पूरा ऑटोनॉमी मिलना चाहिए काम करने का, अपना घर को साफ करने का, पंचायत को आगे बढ़ाने का, डेवलप करने का, हर घर नल से जल योजना टाइप का लाने का, सैनिटेशन करने का, ग्राम है ना, ये बहुत सारा का ऐसा प्रोग्राम है भारत सरकार का, स्वच्छ भारत मिशन आगे करने का।
है ना, विलेज में बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होता है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, दुनिया भर का चीज़। तो देख रहे हो ऊपर से कंट्रोल है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कहाँ है इसका सुना जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी नहीं, फंक्शनरी भी तो आ रहा है, तो तुम्हारा स्टेट का ही आ रहा है करने के लिए। यदि वहाँ पे भी है तो उसका भी वो मर्सी पे है, वो पूरा डिपेंडेंट है। नॉट गुड फॉर एनी गवर्नमेंट। तो क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्या जरूरी है, कहाँ पे हमें चेंज करना है। तो फर्स्ट तो लेजिस्लेटिव चेंज, मैंने कहा ना ये चीज़, पहले तो 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया, बहुत बेहतरीन काम किया भारत ने संविधान, मगर भारत में एक गलती हो गया संविधान में, या जो उस समय बनाए थे, स्टेट को नहीं देना चाहिए था। तो वो चीज़ देखो इस जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि नेसेसरी लेजिस्लेटिव चेंज लाइए, कुछ ऐसा चीज़ करिए कि लोकल गवर्नमेंट जो है आपका वो स्ट्रेंथन हो सके, वो पावरफुल हो सके, वो ऑटोनोमस हो सके। संविधान में आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि पंचायत का काम क्या है, म्यूनिसिपैलिटी का काम क्या है। ओवरलैप हो जा रहा है, स्टेट पूरी तरीके से डिक्टेट कर रहा है, फंक्शनरी भी वहीं का जा रहा है। अरे तुम एरिया ऑफ सेपरेशन रखो, एक लक्ष्मण रेखा खींचो, स्टेट का इतना पावर और पंचायत का इतना पावर। तुम सेंटर और स्टेट में तो लक्ष्मण रेखा खींच दिया है ना, लिस्ट होता है कि नहीं होता है, कन्क्वेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, और तुम्हारा स्टेट लिस्ट है, उसमें तो लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है। तो इसमें काहे नहीं खींच सकता है, क्योंकि स्टेट खुद नहीं चाहता। स्टेट क्यों चाहेगा कि अपना पावर वो डिवोल्व करे, कोई चाहेगा स्टेट के अपना पावर खत्म करे। समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हैं। जब सेंटर इंडिपेंडेंट है और स्टेट इंडिपेंडेंट, उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो जब स्टेट के अंदर इतने पंचायत है, इतने म्यूनिसिपैलिटी, तो वो क्यों नहीं पावर दे सकता है, वो पावर नहीं देना चाहता, क्योंकि वो पावर दे देगा तो उसका पावर घट जाएगा। और यही कारण है कि जिसके वजह से जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए, कई राज्यों में तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी मिसिंग है। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्यों बनता है स्टूडेंट, जैसे समझो बात को, जैसे सेंट्रल लेवल फाइनेंस कमीशन है कि नहीं है, यूनियन फाइनेंस कमीशन, वो क्या करता है, स्टेट सेंटर से पैसा दिलवाता है स्टेट को। तो यदि स्टेट फाइनेंस कमीशन ठीक से काम करता तो स्टेट से पैसा दिलवाता नहीं लोग को, तो कहाँ हो रहा है वो। हाँ, बिहार में भी नहीं है, बहुत सारे राज्य में है ही नहीं। बहुत सारे राज्य में जान के हैरान हो जाओगे कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का फाइनेंस सेक्रेटरी काम कर रहा है ये फाइनेंस कमीशन का, तो हो ही नहीं सकता है। ये तो बहुत गलत चीज़ है, ओवरलैप हो जाए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ये। तो वही देखो, इलेक्शन लोकल बॉडीज़ का फेयरली और रेगुलर टाइम में होना चाहिए। बताओ इलेक्शन, बताओ पंचायत का इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, बताओ महंगा हो गया चुनाव। हुआ था ना 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, कितना महंगा हो गया चुनाव। तो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब उसमें भी दारू बांटोगे तो फिर दिक्कत ना है। तो फिर जो टैलेंटेड आदमी है वो फिर कैसे लड़ेगा इलेक्शन, जो गरीब आदमी है, टैलेंटेड आदमी, वो कैसे आगे बढ़ेगा। फिर सवाल ये है, ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, एडवोकेट फाइनेंसेस, देखो यही बार बार बोल रहा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए। जब संविधान में ये कहा गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए, उसके बावजूद भी देखो, उसके बावजूद बहुत सारे राज्य नहीं बनाया है अभी तक, तो गलत चीज़ है ये। इसलिए ये मैकेनिज्म को ठीक करना होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन तुरंत बनाना होगा ताकि ठीक से पैसा आ सके। एंड लास्ट सजेशन देखो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना होगा विद्यार्थी। ट्रांसपेरेंसी बहुत समझो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने की जरूरत है। अब जो फंक्शनरीज हो सकता है कि मुखिया है, मुखिया को उतना समझ नहीं है, ट्रेनिंग दो भाई उसको सिखाओ कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, उसको सिखाओ कैसे बैंक में पैसा जमा किया जाता है, उसको सिखाओ कैसे काम किया था, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। अभी जो महिला देखो 33% जो रिजर्वेशन है पूरे इंडिया में पंचायत के लिए, और हमारे बिहार में तो 50% है। तो उसको ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी तरह इन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना होगा, इन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ। अरे भाई ये लोग का दफ्तर होना चाहिए ना, जीत के आया इसको दफ्तर होना चाहिए ना, सब चीज़ ऑफिस हो, सब कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना, नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सब क्रिएट करना, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, समझे। अब बताओ बेचारे लोग को खुद पता नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और ऊपर से डिक्टेट कर रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी होना नहीं चाहिए कि कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना हम खर्च करेंगे, कौन सा एरिया मेरे हक में है, कौन सा एरिया पे हमको कंट्रोल करना है, ये सभी चीज़ होना चाहिए। उसी को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, समझे। तो प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए, हाँ, तभी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, तभी जाके तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होगा, तब जाके हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो बेटर पोजीशन पे आ पाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने भी यही सुझाव दिया है कि लोकल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस देखना है तो एक आपको इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल मैकेनिज्म बनाना होगा, एक संस्था डेवलप करना होगा जो हर समय चेक करे कि कैसा आपका लोकल गवर्नमेंट तैयार हो रहा है, कैसे वो काम कर रहा है। अन्यथा आप चिल्लाते रहोगे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, मगर ट्रू लेवल पर डेमोक्रेसी कभी भी नहीं दिखेगा आपको। तो एक सीरियस ये एक रिपोर्ट है
और इस रिपोर्ट को हमें समझ के इम्प्लीमेंट करना चाहिए ठीक से। तो देखो ये समय आ चुका है भारत के लिए, बताओ कितना 75 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी का, अभी भी यदि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी मर्सी में है, टायर 1 और टायर 2 गवर्नमेंट के नीचे, नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। तो टाइम आ चुका है लोकल गवर्नमेंट को हम स्ट्रेंथन करें और डेवलपमेंटल आउटकम्स पे हम काम करें। क्यों? आखिर विलेज ही है, आखिर म्यूनिसिपैलिटी डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है सिटीजन्स को। मोदी जी नहीं करेंगे, ना ही नीतीश कुमार करेगा, जो करेगा यहाँ का मेयर करेगा, जो करेगा यहाँ का मुखिया करेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ज़रूरी है लोकल गवर्नमेंट को हम इम्प्रूव करें। कंप्लीटेड। आगे देखो, ये बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये तुम लोग रोज़ ही फेस कर रहे हो हीट वेव, नहीं तो हीट वेव फेस कर रहे हो तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। देखो अब केस आ चुका है, क्या ऐसा केस भारत में आके कोई डिबेट तो उठ ही रहा है, डिबेट तो हो ही रहा है ना? क्या लगता है कि हीट वेव को अब नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में घोषित कर देना चाहिए भारत को? तो देखते हैं जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। देखो समझो बात को। अच्छा, हीट वेव का डेफिनेशन समझो बच्चे लोग, नहीं दिया गया है, मगर डेफिनेशन क्या है? प्लेन एरिया में यदि 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए और 1 दिन 2 दिन 3 दिन में यदि 3 डिग्री 2 या 3 डिग्री का वेरिएशंस हो, जैसे मान लो कि 41 डिग्री सेल्सियस, पिछले साल भी 41 डिग्री सेल्सियस था, मगर इस साल क्या हुआ कि 41 डिग्री सेल्सियस है, मगर आज और कल में 1-2 दिन के अंदर ही 3 डिग्री 2 डिग्री का वेरिएशंस है, तो उसको हीट वेव कहेंगे। हाँ, हिली एरियाज में 31 के ऊपर है, वही 30 और 31 डिग्री के ऊपर है। तुम्हारा कोस्टल एरियाज में भी वही 35-36 के ऊपर है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में भी यदि 30-35 हो जाएगा तो वहाँ तो ह्यूमिडिटी भी है, तो और ज़्यादा हीट वेव होगा। हिली एरियाज में 25 मैक्सिमम है, 20-25 है, अब वहाँ पे यदि 30 से ऊपर चला है तो वो भी हीट वेव्स है। तो हीट वेव का डेफिनेशन ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल नहीं है, प्लेन के लिए अलग डेफिनेशन है, कोस्टल एरियाज के लिए अलग डेफिनेशन है और हिली एरियाज के लिए अलग है। तो प्लेन जो अभी तो इशू है प्लेन का, नॉर्दर्न प्लेन का, तो नॉर्दर्न प्लेन में डेफिनेशन क्या बैठेगा कि 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया लेट से, और डेविएशंस हो रहे हैं 5-6 डिग्री का, ऐसे कुछ डेविएशंस हो रहा है, समझे ना? तो देखो यहाँ पे आप समझो कि हुआ क्या। 15 साल में बच्चे लोग, ये जो 15 ईयर्स में जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट हीट वेव स्पेल है भारत में अभी तक का। तुम खुद देखो, नॉर्थ इंडिया बहुत खतरनाक हीट वेव से गुजर रहा है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर बच्चे लोग यहाँ पे 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समझे? थर्मोमीटर में इतना भयानक रिकॉर्ड किया गया, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इतना नहीं होता था यहाँ पे, हालांकि 50 भी होता है जैसलमेर में, तो 50 होता है वहाँ पे ना जहाँ पे पहले 50 होता था, या जहाँ पे 48 होता था। हाँ, दिल्ली में अब 47 यहाँ कहीं होता ही नहीं था, तो भाई यहाँ पे हो गया तो बड़ा बात है ये, समझ पा रहे हो? तो ये डायरेक्ट हीट वेव है। बताओ 15 साल में इतना खतरनाक गर्मी। अब बताओ तुम यहाँ देखो, वही तो बोल रहा है कि मैं 30 तारीख कुछ दिन पहले इंडिया का सबसे ज़्यादा पावर डिमांड बढ़ा। जानते हो ना बीच में कितना इलेक्ट्रिसिटी कटा है हमारे राज्य में भी, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, और ऑल टाइम हाई 250 गीगावाट पावर डिमांड था, जो कि ऑल टाइम हाई है अभी तक भारत का। क्यों भाई? कूलर चाहिए, एसी चाहिए, दुनिया भर का चीज़ चाहिए, तो अब पावर कट करना पड़ता है उस समय। क्या स्थिति हुआ यहाँ पे, है ना? अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ, 100 आदमी मर गया हीट वेव से, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और जानते हो ना कि रियल में कितना होगा? ये बहुत ज़्यादा होगा। वही बोला कि ये फिगर ये अंडर रिपोर्टेड है, ये फिगर ज़्यादा है एक्चुअल में। तो इसलिए डिस्कशन होना बहुत स्वाभाविक है, जब इतने मानव त्रासदी हो रहा है हीट वेव्स की वजह से। तो क्या अब हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए? तो इस पर अपना अपना मत होगा स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक तो नेचुरल डिजास्टर में हीट वेव्स आता नहीं है। हीट वेव्स तो नया कौन सा, हालांकि पहले से चल रहा था, पहले कुछ कुछ राज्य में था, छोटे छोटे जगह पे होता, आंध्रा में, तेलंगाना में पहले होता था, क्योंकि जानते हो नीचे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर के नीचे आता है तो बहुत गर्मी होता है। मैं इस बार हिट किया नॉर्थ इंडिया को, तो गजब ने हिट किया इस बार, इतना तो कोई सोच भी नहीं सकता है। और अभी भी देखते हो ऑरेंज अलर्ट कर दिया आता है ना कि घर से मत निकलिए। तो आगे देखो, तो सेंट, अब आप समझते हैं। अब देखो एक एक चीज़ देखो, ये तुम्हारा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो जो बच्चा बोलता है डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो तगड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ से कवर हो जाएगा इस टॉपिक से। यहाँ समझो, एक लॉ बना हमारे कंट्री में, पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ था। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी लोग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इसी लॉ से जो एनडीआरएफ टीम देखते हो ना, एसडीआरएफ टीम देखो, हमारा जो यहाँ पे गंगा किनारे देखते हो ना, सिमरिया घाट है, सिमरिया घाट में भी एसडीआरएफ टीम काम करता है वहाँ पे, देखता है ना।
इसी एक्ट से डिराइव किया गया वो पावर, बात समझो। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बना, समझे ना। और ये एक्ट क्यों बना, क्योंकि ये लेजिस्लेशन है सेंटर के लिए, सेंटर और स्टेट का क्या रोल है डिजास्टर के टाइम में। यानी कि कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, आपदा आता है, इस तरह का प्राकृतिक आपदा आता है, चाहे लैंड स्लाइड्स हो, अर्थक्वेक हो, क्लाउड ब्लास्ट हो। अब मैं बताऊंगा 12 नोटिफाइड डिजास्टर क्या क्या है। तो यदि ये 12 डिजास्टर आएगा तो उस समय, या 12 या फिर और भी ज़्यादा हो सकता है अतिरिक्त भी, जब इस तरह का डिजास्टर आए तो स्टेट का रोल क्या है, सेंटर का क्या रोल है, उसी के लिए ये लेजिस्लेशन 2005 में पास हुआ था। और यहाँ से तुम्हारा फंड बना, यहाँ से तुम्हारा टीम बना। तो यहाँ जो फंड बना वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है स्टेट लेवल पे। तो स्टेट को चाहिए ना जी, आ रहा है समझ में। और टीम बना, एनडीआरएफ टीम बना कि नहीं बना, स्टेट का भी अपना टीम बना। अभी देखते हो ना हमारा एनडीआरएफ टीम कितना अच्छा काम करता है करता है कि नहीं करता, बहुत क्रेडिबल है हमारा एनडीआरएफ टीम। कुछ भी अर्थक्वेक सब भी आ, जैसे नेपाल में कुछ हो गया दौड़ के जाता है ना हमारा टीम सब। ऑपरेशन दोस्त चलाए थे ना वहाँ पे टर्की में, तो यही टीम ने गया था। नेपाल में जब भूकंप आया था तो यही टीम ने गया था, समझो बात को। वी आर द बेस्ट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सॉल्व करना है तो इंडिया बेस्ट है। मैन पावर बहुत तेज है। जैसे देखो, जैसे रेलवे में दुर्घटना हुआ ना कंचनजंगा वाला एक्सप्रेस, तो कौन गया था, यही सब गया था ठीक करने के लिए। तो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है ये, और बहुत क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड में इस फोर्स का। यहाँ पे समझो, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा बच्चे लोग, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आएगा, समझे। अमित शाह जी के अंदर आएगा ये मिनिस्ट्री के अंदर। इसको एग्जीक्यूट करना है, इस लॉ को। कौन सा लॉ को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को। सेवरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज लॉ, हाँ, जितने भी है स्टूडेंट, यानी कि जितने भी अथॉरिटीज़ है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इसी लेजिस्लेशन से पावर डिराइव करता है वो, समझे। इसी लेजिस्लेशन यानी कि एनडीएमए एक्ट से वो पावर डिराइव करता है। एंड दे डिफाइन विच नेचुरल कैलेमिटी, और डिफाइन करता है कि कौन सा नेचुरल कैलेमिटी हो, या कौन सा नेचुरल कैलेमिटी होगा जिसके वजह से स्टेट सपोर्ट करेगा। क्योंकि हर नेचुरल कैलेमिटी पे उतना अटेंशन नहीं होता है। जैसे देखो लाइटनिंग, याद करो बिहार में लाइटनिंग बहुत बड़ा समस्या रहा 1-2 साल में पहले, और उससे पहले भी रहा। तो लाइटनिंग हो जाता था तो कई लोग मर जाते थे। और लाइटनिंग तुम्हारा नेचुरल डिजास्टर के अंदर आता ही नहीं है, तो इसलिए प्रॉपर कंपनसेशन ही नहीं मिलता है। दिक्कत ये है, राज्य काम नहीं करता है। यदि मान लो कि लाइटनिंग भी नेचुरल डिजास्टर के अंदर आ जाता तो देखने का नज़रिया चेंज हो जाता, इसके लिए टीम तैनात रहता, इसके लिए फंड तैनात रहता, बात समझे ना। तो इसलिए मांग हो रहा है कि जब 12 नोटिफाइड डिजास्टर है तो हीट वेव्स क्यों नहीं है, क्या आप टाइम आ चुका है हीट वेव्स को डालने का। तो ये सभी चीज़, तो लेजिस्लेशन देखो, यहाँ लेजिस्लेशन देखो वही बोला कि लेजिस्लेशन में ये बात है, फंड का बात है। सेंट्रल लेवल पे फंड होगा, सेंट्रल लेवल फंड क्या होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। और स्टेट लेवल फंड होगा, उसका नाम क्या होगा, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो वही जो बोल रहे हैं बार बार, 12 नोटिफाइड डिजास्टर है जो तुम्हारा एनडीएमए के अंदर है, ठीक है। तो वही देखो अभी प्रेजेंट 12 डिजास्टर है जो नोटिफाइड किया गया है इसके अंदर। हाँ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पैसा जाएगा इस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पैसा जाएगा इस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए। कौन सा डिजास्टर है, तो नीचे देखो, देखो बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, समझ रहे हो। दिल्ली में फायर हुआ ना, दौड़ते हुए गया है टीम से, पैसा भी गया है, दिल्ली का अपने फंड से गया हुआ। हाँ, आग उग लग जाता है, एम्बुलेंस जिसके लिए आता है, देखते हो ना फॉरेस्ट फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऊपर देहरादून में, उत्तराखंड में। तो फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टोन, ऊपर से गिरता है ना हेल स्टोन बर्फ़ के रूप में। लैंडस्लाइड, एवलेंच का मतलब क्या होता है, जो बर्फ़ गिरता है, बर्फ़ ऊपर से गिरता है, हाँ एवलेंच बोलते हैं उसको। क्लाउड बस्ट, हाँ हुआ था ना केदारनाथ में बहुत पहले केस, क्लाउड बस्ट पूरा साफ। इस बार सिक्किम में भी बात था ना कि क्लाउड बस्ट भी एक रिजल्ट है जिसकी वजह से चुंगथांग लेक पूरा वो हो गया, क्लाउड बस्ट। पेस्ट अटैक, बताओ पेस्ट अटैक होता है ना, हाँ जैसे टीडी उड़ के आता है ना तो पूरा पेस्ट अटैक हो गया, तो पूरा चट कर गया फार्मर्स को। हाँ टीडी जो हुआ था, आया था, उसके लिए डीजे बजाया था, याद है ना। हाँ, एंड फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव्स, बता कोल्ड वेव्स को दे दिया ठंडा, अब 12 है। तो सवाल ये है कि हीट वेव्स काहे नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इस बार तो हीट वेव्स बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट छोड़ा है नॉर्थ इंडिया में। सवाल ये है, समझ रहे हो। तो 12 क्या क्या है समझ में आ गया ना। अब देखो फ़ायदा होता है, देखो सुनो बच्चे लोग कैसे फ़ायदा होता है, समझो बात को। अब ये 12 है, तो अब 12 के लिए पहले स्टेट
स्टेट रिस्पॉन्स, वही स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पैसा जाएगा। पैसा जाने के बाद भी पैसा और चाहिए तो फिर सेंटर से भी जाएगा। यदि वो भी दे दिया तो और चाहिए तो और भी आप मांग सकते हो। और स्पेशल पैकेज देता है ना सेंटर, तो देता है। जैसे देखो कुछ भी हो जाता है उड़ीसा में साइक्लोन आता है ना, देखते हो ना, मोदी जी जाते हैं ना वो लेके बायनाकुलर लेके देखने के लिए कि देखो सच में त्रासदी है, चलो ले इतना पैसा लो। तो इससे क्या है कि स्टेट को जब पैसा मिलेगा तो स्टेट आराम से डील कर लेगा चीज़ों को। हाँ, रिलीफ, समझे ना। पहले स्टेट रिस्पॉन्स फंड से खर्च करना, वो यदि वो भी इवैक्यूएट हो जाए, वो भी ख़त्म हो जाए तो ऊपर से करना, वो भी ख़त्म हो जाए फिर करेगा वो, बात समझे ना। बट हीट वेव्स के लिए तो अभी है नहीं। तो हीट वेव से इतने लोग मरे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो यदि मान लो कि एक राज्य में बहुत केस हो रहा है, जैसे लेट से बिहार में बहुत केस हो रहा है, तो पैसा मांगेगा ना, स्टेट रिस्पॉन्स फंड से जाएगा, नहीं हुआ तो ऊपर से जाएगा, बोला जाएगा मोदी जी को कि देखिए हमारे इतने 200-300 आदमी मर गए हैं, दीजिए पैसा, हम कुछ करेंगे अपने राज्य में ताकि हीट वेव्स ना हो। मतलब हीट वेव्स हो तो इम्पैक्ट कम पड़े। हाँ, इम्पैक्ट, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते हो क्लाइमेट चेंज को, बस आप अडॉप्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो या फ्री में दवाई बंटवा देगा कि ये दवाई खाओ, शरबत पियो, ये करो वो करो। उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हाँ, कैंपेन चला, उसके लिए पैसा चाहिए। समझ रहे हो? तो देखो, तो व्हाट इज द लिंक बिटवीन द डेजिग्नेशन ऑफ डिजास्टर एंड द 15th फाइनेंस कमीशन? तो 15th फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है एक डिजास्टर को डिजास्टर बनने में, डेजिग्नेशन होने में, और 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन का, यानी कि सिंपल कोई फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है? तो देखो यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है स्टूडेंट, कि जो भी अभी नोटिफाइड डिजास्टर है, जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि उसको आराम से फंडिंग मिलेगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से, समझे ना। तो इसलिए, और अधिकतर जो डिजास्टर होता है वो 12 डिजास्टर में सब कवर हो गए, तो इसलिए नया डिजास्टर घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो 12 है ना, जैसे स्टेट उससे फाइनेंस कमीशन से पूछा गया कि कोई नया डिजास्टर और रखे इसमें, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि नहीं, 12 जो है वो ऑलमोस्ट सबको कवर कर ले रहा है, नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है कि कोई पैसा कमी हुआ तो SDRF से ले लेगा, और नहीं हुआ तो फिर कम हो गया तो आप NDRF से ले लेगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी इवेंट है वो सब कवर है 12 में। तो स्टेट्स, देखो स्टेट्स ने अपील किया है फाइनेंस कमीशन को कि थोड़ा बढ़ाइए स्कोप नेचुरल कैलेमिटी का। आप बोल रहे हैं खाली 12, ऐसा नहीं है, हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। और फंड दीजिए ज़्यादा, ताकि ज़्यादा फंड दीजिएगा तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। केवल 12 नोटिफाइड डिजास्टर का बात नहीं, यहाँ पे तो और भी डिजास्टर है। तो ऐसे केस में देखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ऐसे मान लो कि 12 डिजास्टर के अंदर 12 डिजास्टर है और उसके अतिरिक्त कोई नया डिजास्टर है, जैसे हीट वेव्स आया, समझे ना, और इस तरह का कोई डिजास्टर हो, तो उस समय फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि कोई बात नहीं, 10% तुम SDRF पर खर्च कर सकते हो, डोंट वरी। 10 सुनो, अच्छे सुनो, 10%, यानी कि यदि 12 डिजास्टर जो एक्ट है, देख रहे हो ना, अभी 12 डिजास्टर देखे हो ना, क्या क्या नाम है उसका। यदि मान लो कि कोई 13th आया जो कि उसका हिस्सा नहीं है, कोई नया आया उसका हिस्सा नहीं, तो उस केस में भी राज्य को पूरा अधिकार है कि वो 10% अपना शेयर स्टेट डेवलपमेंट रिस्पॉन्स फंड से खर्च कर सकता है। तो इसलिए भी फाइनेंस कमीशन बोल रहा है कि जब तुमको इतना पावर दिया ही है तो और तुम्हारा क्या डिजास्टर घोषित करने की ज़रूरत है, उसके अंदर नया ऐड करने की क्या ज़रूरत है? तुमको फिजिकल ऑटोनॉमी तो दिए ही हम। मगर सवाल ये है अभी कि अब हीट वेव्स कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब हीट वेव्स भी तुम्हारा लैंड स्लाइड टाइप का इम्पैक्ट छोड़ रहा है, अर्थक्वेक का इम्पैक्ट छोड़ रहा है। अर्थक्वेक चलो एक बार आया, बात खत्म। बताओ हीट वेव्स तुम्हारा 2 महीना 3 महीना से अटका हुआ है, कंटिन्यूस, आगे कितना जाएगा वो भी पता नहीं हमें। तो सीरियस थिंकिंग करना पड़ेगा इसके लिए, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो वही चीज़ लिखा गया है। आगे देखो स्टूडेंट, आगे देखो, तो व्हाट आर द मेजर्स, क्या क्या मेजर्स अभी तक स्टेट सब लिए हैं। तो जानते हो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हीट एक्शन प्लान्स। तो हीट एक्शन प्लान तुम्हारा स्टेट लेवल पे भी लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लिया जाता है और सिटीज़ लेवल पे भी लिया जाता है। क्योंकि आपको देखना, जैसे हमको देखना, हम लोग अभी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का हीट एक्शन प्लान बनाना होगा, समझे, फिर राज्य का बनाना होगा और फिर तुम्हारा सेंटर का बनाना होगा, समझे ना। सॉरी, पहले सिटी का, वही राज्य का बन गया तो सेंटर का ऑटोमेटिकली बन गया, जो बात है। और इतना बड़ा कंट्री है तो हर जगह थोड़ी तुम्हारा हीट वेव्स का प्रॉब्लम होगा। जैसे नॉर्थ इंडिया में तुम अपना डिस्ट्रिक्ट का बना लो या मेन सिटी का बना लो, मेन सिटी डिस्ट्रिक्ट का बनाओगे तो एक राज्य हो ही जाएगा। और गुजरात पहला राज्य हुआ था विद्यार्थी जिसने
हीट एक्शन प्लान पे काम किया था कुछ साल पहले, गुजरात राज्य। और उसमें असिस्ट कौन करेगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएगा। समझ रहे हो बात को ना? और सेकंड तुम्हारा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बिल्कुल IMD को तो आना ही पड़ेगा साथ में। तो IMD और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दोनों मिलके लगभग 28 स्टेट्स के लिए HAPS तैयार करेंगे, यानी कि हीट एक्शन प्लान। तुम कहो ऐसे 23 स्टेट्स बोल रहे हैं आप, भारत में तो 28 राज्य है, तो बाबू हर राज्य नहीं जा रहा हीट वेव से। नॉर्थ ईस्ट को कोई दिक्कत नहीं है हीट वेव से, नॉर्थ ईस्ट मज़े में है, नॉर्थ ईस्ट मज़े में है, कश्मीर भी मज़े में है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 23 स्टेट्स। समझ गए? नॉर्थ ईस्ट को हटा दो। हाँ, अब ये जो हीट एक्शन प्लान है ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे देखो उस जगह का हीट प्रोफाइल दिखाया आता है। हीट प्रोफाइल का मतलब होता है स्टूडेंट कि क्या इन्फॉर्मेशन जुटाना, क्या कोई पास्ट में भी यहाँ पे हीट वेव इवेंट्स हुआ था। जैसे मान लो कि अभी बेगूसराय में बहुत त्रासदी हो गया हीट वेव से, तो हम जानकारी जुटाएंगे क्या कुछ साल पहले, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, क्या पहले यहाँ पे हीट वेव्स इवेंट हुआ था? क्योंकि पुराना डाटा हम लेंगे तो हम बेटर पोजीशन पे होंगे आगे का जज करने के लिए। तो हीट प्रोफाइल देखा जाता है, यानी कि वहाँ पे कोई पास्ट इवेंट हुआ था हीट वेव्स का, नंबर 1। दूसरी बात है कि जो समर मैक्सिमम टेम्परेचर का ट्रेंड क्या है, किस तरह बढ़ रहा है, 39 से क्या 41 जा रहा है, अच्छा फिर 37 आ रहा है, ये ट्रेंड देखना। अब पिछले साल क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था, तो वो डेटा तैयार करना। एंड लास्ट वन, लैंड सरफेस टेम्परेचर, नीचे का टेम्परेचर क्या है, और भी बहुत सारा फैक्टर। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हीट एक्शन प्लान बनाया जाता है। और उसमें 2 संस्था जो इन्वॉल्व है, कौन सा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड योर IMD। तो इससे क्या होगा कि आपके पास पहले ही पता है और रेड अलर्ट पहले ही मिल जाता है, समझे? क्या करना है पहले से, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट का, सब सिटी का डिफरेंट होगा HAP, नहीं? जैसे तुम देखो अभी प्रयागराज का डिफरेंट होगा ना बेगूसराय से, प्रयागराज कितना आगे निकल गया। अब तुम कंट्री एज अ होल सेम लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसलिए हर छोटे छोटे टुकड़ी में ही HAP बनाना है, छोटे छोटे रूप में HAP बनाना है। तो उसके बाद देखो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया जाएगा कि इतना यदि हो रहा है, ऐसा प्रोफाइल है, तो क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या कहाँ तक डिस्टर्ब दे सकता है, ये किसको दिक्कत दे सकता है, कौन सा एनिमल को ग्रसित कर सकता है, क्या चीज़ में दिक्कत हो सकता है, कितने आदमी मर सकते हैं, कौन सा एज का आदमी ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है, ये सबको एसेस करना मैपिंग के थ्रू, और वहाँ पर रिस्पॉन्स प्लान तैयार करना। दैट इज़ कॉल्ड हीट एक्शन प्लान। जरूरी है कि नहीं बताओ? तो जरूरी है कि नहीं है? जिस हिसाब से हो रहा है हर सिटी में ही होना चाहिए ये। हम तो कहते हैं पूरा बिहार राज्य में होना चाहिए, पूरा उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, जितने भी उत्तर प्रदेश का तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब जगह ही होना चाहिए, तब जाके हम लोग बेटर पोजीशन में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें निजात मिल जाएगा, बट हम लोग इसको बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे, और इसमें हो सकता है इंसान का लाइफ भी बच जाए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।